हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 4। इसके टोटल 5 पार्ट हैं और इसमें हमें कहा गया कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हमें उन प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उनको किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके सोल्व करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने टोटल 4 मेथड किए हैं, जिनमें से सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड और बाकी के जो 3 मेथड हैं वो तीनों अलजेब्रिक मेथड हैं। उनमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन उन तीनों मेथड का यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पर दिया गया है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कि किसी एक हॉस्टल का जो चार्ज है वो किस तरीके से लिया जाता है कि वहाँ पर एक तो है फिक्स चार्ज और उसके बाद जो बाकी का चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो स्टूडेंट उस हॉस्टल की मेस में से कितने दिन तक फूड लेता है। मेस हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हॉस्टल में खाना मिलता है। तो इस तरह से आप वहाँ पर 2 तरह के चार्ज देने होंगे, एक फिक्स चार्ज है और दूसरा है फूड का चार्ज जो कि पर डे के अकॉर्डिंग देना होता है। अब यहाँ पर हमें पहली कंडीशन दी है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। कोई एक स्टूडेंट उसने 20 डेज तक वहाँ से फूड लिया तो उसको टोटल 1000 रुपीज़ पे करने पड़े हैं। अब इस 1000 में एक तो होगा फिक्स चार्ज और दूसरा होगा उन 20 डेज के फूड का चार्ज। उन दोनों को इंक्लूड करके उसका टोटल चार्ज बना है 1000 रुपीज़। इसके बाद वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। तो पहले स्टूडेंट ने 20 डेज तक फूड लिया था, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट बी है उसने 26 डेज वहाँ से फूड लिया और उसको पे करने पड़े हैं टोटल 1180 रुपीज़। तो इस अमाउंट में भी वो दोनों चार्ज इंक्लूड होंगे, जो कि एक है फिक्स चार्ज और दूसरा होगा 20 डेज के फूड का चार्ज। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है उसको लेट कर लेंगे x और जो फूड के पर डे का चार्ज है उसको हम लेट कर लेंगे y और यहाँ से अब हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं लेट द फिक्स चार्ज इज ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A takes food for 20 days and she has to pay ₹1000। एक स्टूडेंट ने 20 डेज तक वहाँ से फूड लिया तो इन 20 डेज में भी उसका जो फिक्स चार्ज है x वो तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद एक दिन के फूड का जो चार्ज है वो y रुपीज़ है, तो 20 डेज के फूड का चार्ज कितना हो जाएगा 20y। यानी कि अब उसको ये दोनों चार्ज पे करने होंगे, जिसमें से x तो है फिक्स चार्ज और जो 20y है वो है उसके फूड का चार्ज। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करके उसका जो टोटल चार्ज है यानी कि 1000 रुपीज़ वो आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे x + 20y = 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन B टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड शी हैज़ टू पे ₹1180 रुपीज़। दूसरी जो स्टूडेंट है B उसने वहाँ से 26 डेज तक फूड लिया है, तो उसको भी जो x यानी कि फिक्स चार्ज है वो तो देना ही होगा, साथ में उन 26 डेज का जो चार्ज होगा 26y वो भी पे करना होगा और इस तरह से उसका टोटल चार्ज बना है 1180 रुपीज़। और अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं x = 26y = x + 26y = 1180। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जैसे कि स्टेटमेंट में किसी एक पर्टिकुलर मेथड का नाम मेंशन नहीं किया गया था, तो अब हम अपनी चॉइस से किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड और वैसे अगर आप चाहो तो कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। बाय एलिमिनेशन मेथड अब हम देख सकते हैं कि जो 2 इक्वेशंस हमें दी गई थी उन दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यही करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है दोनों ही इक्वेशन में, तो डायरेक्ट ही हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने पहले इक्वेशन 1 को और उसके बाद इक्वेशन 2 को लिख दिया है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इनके साइन को चेंज कर दिया है। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो x माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 20y माइनस 26y, तो 20 में से 26 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये बचेगा माइनस 6y। उसके बाद 1000 माइनस 1180, तो यहाँ भी छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो ये बचेगा माइनस 180। तो अब क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव का साइन है, हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। और अब इस y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 6 को ले जाएंगे 180 के डिवाइड में, और 6 से 180 को डिवाइड करके हमारे पास आ गया है 30, जिसको अब हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके बाद 30 इंटू 20 इज 600, और 600 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, और 1000 माइनस 600 इज 400। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम में x की वैल्यू है 400 और y की वैल्यू है 30। तो हमने x लेट किया था फिक्स चार्ज को, तो हम लिखेंगे हेंस फिक्स चार्ज इज ₹400, और हमने y लेट किया था फूड का जो चार्ज था उसको, तो आगे हम लिखेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30। इसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. So find the fraction. अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन के बारे में बात की गई है। तो फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर जिसको हम ऊपर लिखते हैं, एक होता है डिनोमिनेटर जिसको हम नीचे लिखते हैं। तो यानी कि इस तरह से हम उसको लेट कर सकते हैं x डिवाइड बाई वाई, जहाँ पर x हमने न्यूमरेटर को लेट किया है और y हमने डिनोमिनेटर को लेट किया है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी कि हमने x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि y में कोई चेंज नहीं किया, तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 1/3 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन को बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई थी कि कोई फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है अगर वहाँ पर उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाए। यानी कि इस बार x में हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें y में ऐड कर देना है 8 को। तो ऐसा करने से ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम वो सेकंड इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हमने यहाँ उसके न्यूमरेटर यानी कि x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, x माइनस 1, और उसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज हमने नहीं किया, उसको एज इट इज लिख दिया है y, और राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया है इस 1/3 को, जो कि हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था। अब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को, और इस y को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। तो जब 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ तो ये हो जाएगा 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ, ये हो जाएगा -3, एंड इक्वल्स टू y, ये एज इट इज। अब हम यहाँ पर वेरिएबल की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे, तो हमने 3x को यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है, फिर इस y को हम लेकर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इसका साइन चेंज हो गया। इसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है -3, इसको हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में, और वहाँ पर जाकर ये 3 प्लस में हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पर दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो इस बार हमें x में यानी कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, जबकि उसके डिनोमिनेटर यानी कि y में ऐड कर देना है 8 को, और इसको किसके इक्वल में हम लिखेंगे? 1/4 के। तो अब हम यहाँ पर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को, सो 4x, और इस y प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये y प्लस 8 ही रह जाएगा। तो उसके बाद हम इस y को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास अब चॉइस है कि किसी भी मेथड का यूज़ करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप अगर चाहो तो कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है x, y एंड -1 को, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल होता है। तो उसके बाद आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी 2 3 1 2, यानी कि पहले हमें सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर -1 एंड -1।
उसके बाद थर्ड टर्म यानी कि 3 और 8, उसके बाद फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स दैट इज 3 एंड 4, उसके बाद दोबारा से फिर सेकंड टर्म के कोफिशिएंट यानी कि -1 और -1। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो x के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे -1 इंटू 8, फिर नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे, उसके बाद -1 इंटू 3, y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 इंटू 4, नेगेटिव का साइन एंड 8 इंटू 3, फिर उसके बाद -1 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 इंटू -1, अगेन नेगेटिव का साइन एंड 4 इंटू -1। फिर इसको जब सोल्व किया जाएगा तो x के डिनोमिनेटर में -1 इंटू 8 इज -8, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो नेगेटिव के साइन है, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा 3। फिर 3 इंटू 4 यानी कि 12, नेगेटिव का साइन ये एज इट इज़, और 8 इंटू 3 इज़ 24। उसके बाद 3 इंटू -1 इज़ -3, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दो नेगेटिव साइन है, इसलिए इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा जो कि हो जाएगा +4। फिर उसके बाद -8 + 3 यानी कि -5, 12 - 24 इज़ -12 एंड -3 + 4 इज़ 1। अब हम इसको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x डिवाइड बाय -5 को इसके इक्वल में लिख रहे हैं। -5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +5, और 5/1 इज़ 5। फिर हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल में लिखेंगे, और जब -12 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +12, और 12/1 इज़ 12, यानी कि इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12। तो x हमने लेट किया था न्यूमरेटर को और y हमने लेट किया था डिनोमिनेटर को, सो द फ्रैक्शन इज़ 5/12। तो ये इस सम का आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। कोई एक स्टूडेंट है जिसने 40 मार्क्स गेन किए हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पर बात हो रही है नेगेटिव मार्किंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। देखिए, जनरली जो आप पेपर या टेस्ट देते हो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि जितने सम आपने सही अटैम्प्ट किए हैं उनके मार्क्स आपको मिल जाते हैं, और जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए या जो आपने अटैम्प्ट तो किए हैं लेकिन आपने उनमें मिस्टेक की है, आपने उनको गलत कर दिया, तो उनका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता, उनके नंबर्स नहीं दिए जाते। तो जैसे कि अगर हम मानकर चले कि एक टेस्ट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो अगर कोई स्टूडेंट उसमें से 3 क्वेश्चन सही करता है और 2 क्वेश्चन उसमें से गलत करता है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो उसको टोटल मिल जाएंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6 मार्क्स। लेकिन अगर वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो, तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होगा कि जैसे कि 5 क्वेश्चंस टोटल हैं, उसमें से उसने 3 किए हैं राइट और 2 किए हैं उसने रॉन्ग, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो क्या होगा कि 3 क्वेश्चन सही करने के लिए उसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि उसने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 यानी कि 4 मार्क्स उसके सब्ट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, और इस तरह से उसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो केवल 2 नंबर होंगे, यानी कि केवल 2 मार्क्स ही उसको मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, जहाँ पर अगर कोई गलत क्वेश्चन करता है, रॉन्ग करता है, तो उसके लिए उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, उनको कट कर लिया जाता है। तो यही सिचुएशन हमें दी गई है इस सम में भी कि अगर कोई स्टूडेंट सही क्वेश्चन करने पर उसको 3 मार्क्स मिले और गलत क्वेश्चन करने पर उसका 1 मार्क कट कर लिया जाए, तो उसको टोटल 40 नंबर मिलते हैं उस टेस्ट में। अगर यहाँ पर कंडीशन चेंज की जाए, उसके बाद बोला गया है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाएं, लेकिन गलत आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 नंबर कट कर लिए जाएं, तो तब उसका स्कोर बनेगा केवल 50 मार्क्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे।
तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इज x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज y, कि जो भी टोटल क्वेश्चन होंगे हमने मानकर चला है कि उसमें से उसने टोटल में से x के राइट आंसर दिए हैं और y के रॉन्ग आंसर दिए हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर हमें दी गई थी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इफ ही गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब उसने x आंसर अगर सही दिए हैं तो हर एक सही आंसर देने पर उसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि उसका टोटल स्कोर हो जाएगा 3x, जो कि उसका पॉजिटिव स्कोर है। लेकिन रॉन्ग आंसर देने पर उसका 1 मार्क कट कर लिया जाता है। तो हम ये लेट करके चल रहे थे कि उसने y क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो इस तरह से उसके y मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी कि ये मार्क्स उसको मिले हैं जो उसने सही आंसर दिए, और ये मार्क्स उसके अब कट किए जाएंगे जो उसने रॉन्ग आंसर दिए। तो इस तरह से अब उसका स्कोर जो है वो है टोटल 40 मार्क्स। यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। 3x राइट आंसर के मार्क्स हैं और y मार्क्स उसके कट कर लिए गए हैं क्योंकि y क्वेश्चंस के आंसर उसने रॉन्ग दिए हैं। अब सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यश स्कोर्ड 50 मार्क्स इफ ही गेट 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो जैसा कि हम मानकर चले थे कि उसने x क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हैं और हर एक राइट आंसर के अब उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो यानी कि इस तरह से उसको स्कोर मिलेगा 4x। लेकिन उसने y क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए थे और अब उसके रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स कट किए जा रहे हैं। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट किए जा रहे हैं तो y क्वेश्चंस के लिए उसके 2y मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो ये नंबर उसको मिले हैं सही आंसर देने के लिए, लेकिन इतने नंबर उसके कट कर लिए जाएंगे, माइनस कर लिए जाएंगे, क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए थे और अब उसका स्कोर बनता है 50 मार्क्स। तो इसको हम लिखेंगे कि 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही, तो हमने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। उसके बाद x, y एंड -1, फिर जो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी 2 3 1 2, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सेकंड डिजिट के कोफिशिएंट्स को हमें लिखना है। तो सेकंड डिजिट के सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं -1 -2। थर्ड टर्म के जो कोफिशिएंट्स होंगे यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है 40 एंड 50। फर्स्ट टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 एंड 4 एंड सेकंड टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अगेन हमने लिख दिए हैं -1 एंड -2। इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा -1 इंटू 50, देन नेगेटिव साइन, -2 इंटू 40। y के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 40 इंटू 4 नेगेटिव साइन एंड 50 इंटू 3। उसके बाद -1 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 इंटू -2 अगेन नेगेटिव साइन एंड 4 इंटू -1। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे सो -1 इंटू 50 इज -50। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो नेगेटिव साइन है, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव 80। देन 40 इंटू 4 इज 160 एंड 50 इंटू 3 इज 150, और ये जो नेगेटिव साइन है ये एज इट इज यहाँ पर हमने लगा दिया है। फिर 3 इंटू -2 इज -6, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद -50 प्लस 80 इज 30, 160 माइनस 150 इज 10 एंड -6 प्लस 4 इज -2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव को कट किया जा सकता है, तो ये सिर्फ बचेगा 1/2। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x/30 को 1/2 के इक्वल में लिख देंगे। अब 30 को मल्टीप्लाई किया गया इस 1 के साथ और 2 से 30 को डिवाइड किया गया 15 पे। उसके बाद हमने y/10 को 1/2 के इक्वल लिखा और 10 को मल्टीप्लाई किया इस 1 से, और जब 2 से 10 को डिवाइड किया तो ये 5 पर डिवाइड हो गया है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 5। तो हम कह सकते हैं कि उसने 15 क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हैं और उसने 5 क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए हैं, जिसकी वजह से उसके कुछ मार्क्स कट कर लिए गए थे। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चंस जो उस टेस्ट के अंदर थे वो है 15 + 5 यानी कि 20। ये इसका आंसर है।
इसके बाद फोर्थ पार्ट, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. क्या कहा गया है यहाँ पर कि एक हाईवे के ऊपर दो पॉइंट हैं A और B, और दो कार, एक कार A पॉइंट से और एक कार B पॉइंट से एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो अगर ऐसा करने पर वो 5 घंटे बाद यानी कि 5 आवर्स के बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे। और सेकंड कंडीशन यहाँ पर है कि इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, अगर दोनों कारें यहाँ से चलती हैं एक दूसरे की तरफ, देन दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में ही एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि उन दोनों कार्स की क्या क्या स्पीड्स हैं। So let the speed of first car is x km/h and the speed of second car is y km/h। हमें यहाँ पर उन दोनों की स्पीड्स को ही फाइंड करना था कि कितनी स्पीड्स है दोनों कार की, तो हमने एक को x km/h और दूसरे को y km/h लेट कर लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक हाईवे है AB और इसके ऊपर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और एक कार चलती है पॉइंट A से और दूसरी कार चलती है पॉइंट B से। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो कुछ देर बाद पॉइंट C पर एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि ऐसा करने पर यानी कि दोनों कार जब एक दूसरे को मिलेंगी तो उनको 5 घंटे लगेंगे, यानी कि 5 आवर्स का टाइम उनको लगेगा। तो यानी कि A से लेकर C तक जाने में भी 5 आवर्स का टाइम लगा है और B से लेकर C तक जाने में भी 5 आवर्स का टाइम लगा है, जिनमें से पहली कार की स्पीड थी x और दूसरी कार की स्पीड हमने लेट की थी y। तो अब यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में। ये हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो पहली कार की अगर हम बात करें, यानी कि जो कार A से स्टार्ट होती है, तो A से लेके C तक जाने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है ये हम फाइंड करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AC से, तो इसकी स्पीड थी x, ये हमने लेट किया था, और इसको टाइम लगा है 5 आवर्स, ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है। तो x इंटू 5 यानी कि 5x। तो हम कह सकते हैं कि जो AC के बीच की डिस्टेंस है वो है 5x। अब इसी तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे B और C के बीच में। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस तो है BC। अब स्पीड, जो सेकंड कार की स्पीड थी वो हमने लेट की थी y, और टाइम इसको भी 5 आवर्स का ही लगता है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 5y, यानी कि हम कह सकते हैं कि B और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5y। तो हमने इन दोनों डिस्टेंस को x और y के फॉर्म में फाइंड कर लिया है। अब हम इन दोनों से एक इक्वेशन को बनाएंगे। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि AC और BC कि अगर इस AC में से इस BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, और ये जो पार्ट बचेगा वो किसके इक्वल है, वो इस AB के इक्वल है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास AC है, अगर AC में से हम BC के जितना पार्ट हटा दें, इसमें से रिमूव कर दें, तो हमारे पास केवल ये वाला पार्ट बचेगा, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, ये AB के इक्वल होगा। तो इसका यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि AC माइनस BC इक्वल्स टू AB। जैसे कि अभी आपको डायग्राम में बताया है कि AC में से आपको माइनस करना है इस BC को, तो इसको माइनस करने के बाद आपके पास केवल यही पोर्शन बचेगा और ये AB के इक्वल है। तो हमने इसको लिख दिया है कि AC माइनस BC इक्वल्स टू AB। AC की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5x, BC की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5y, और AB ये स्टेटमेंट में ही हमें दिया गया था कि A और B के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100।
अब अगर इसके कोफिशिएंट्स को थोड़ा और छोटा हम करना चाहें तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 3 टर्म है वो तीनों ही 5 से डिवाइड हो सकती है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, और इसको अब हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। और वैसे आप चाहो तो इसको भी फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हो, और ये काम ना करके आप डायरेक्ट ही उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन को बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को छोटा करने के लिए इसको 5 से डिवाइड किया, और अब इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन हमें दी गई थी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द कार ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो सेम वही डायग्राम हम लेते हैं कि ए और बी जिनके बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक कार चलती है पॉइंट ए से और दूसरी कार चलती है पॉइंट बी से। अगर वो इस बार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो किसी पॉइंट डी पर एक दूसरे को मिल जाएंगी, और ऐसा करने में उनको 1 आवर का टाइम लगा है। यानी कि ए से लेके डी तक पहुंचने में भी 1 आवर का टाइम है, और बी से लेके डी तक पहुंचने में भी 1 आवर का टाइम है। तो यहाँ पर भी हम वही रिलेशन जो कि है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए और डी के बीच की डिस्टेंस को। तो ए डी, इसकी स्पीड थी x और टाइम है 1 जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया है, तो x इंटू 1 इज x। उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी डी की डिस्टेंस को। तो यहाँ पर इसकी स्पीड थी y और टाइम इसका भी 1 आवर है, सो y इंटू 1 इज y। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस AD की वैल्यू है x और इस BD की वैल्यू है y। तो अब यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे। तो उसके लिए अगर हम AD को और BD को ऐड कर दें तो AD प्लस BD ये ऐड होकर AB के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे कि AD प्लस BD इक्वल्स टू AB। यहाँ पर AD की वैल्यू हमने पुट की है x, BD की वैल्यू हमने पुट की है y, और AB ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था 100 किलोमीटर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड का यूज़ करके हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को सेलेक्ट करके इसमें से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x की, जिसके लिए इस माइनस y को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, और वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 20 प्लस y। अब x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इस x की जगह पर। तो ये बन जाएगा, उस x की जगह पर हमने पुट कर दिया है 20 प्लस y, फिर इस y को एज इट इज़ लिख दिया है और इस 100 को भी हमने एज इट इज़ लिख दिया है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद y प्लस वाई इज़ 2y, और इस 20 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। सो 100 माइनस 20 इज़ 80। अब इस 2 से 80 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 80 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 40। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इधर -40 है और राइट हैंड साइड में आने के बाद ये हो जाएगा प्लस 20 प्लस 40 इज 60। तो x की वैल्यू है 60 और y की वैल्यू है 40। यानी कि जो पहली कार है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर हमारे पास है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में अगर हम चेंजेस करते हैं तो इसके एरिया में भी चेंज आएंगे। तो हमें क्या दिया गया यहाँ पर कि अगर हम इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें, यानी कि उसको कम कर दें, कितना कम करना है, 5 यूनिट उसको कम कर देना है, और उसकी ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें यानी कि उसको बढ़ा दें, और कितना बढ़ाना है उसको, 3 यूनिट। यानी कि हमने लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया है और हमने ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया है। लेंथ को हमने कम किया और ब्रेड्थ को हमने इंक्रीज किया। तो ऐसा करने से उस रेक्टेंगल के एरिया पर क्या इफेक्ट आता है, तो ऐसा करने से उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, वो पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। यहाँ पर इस स्क्वायर का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम किसी एक फिगर का एरिया फाइंड करते हैं तो हमेशा हम उसको स्क्वायर यूनिट के साथ लिखते हैं। जैसे कि अगर किसी रेक्टेंगल में
लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो 5 इंटू 3 इज़ 15 और 15 के साथ हम यूनिट क्या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में दी गई थी तो एरिया में हम लिखते हैं स्क्वायर मीटर, यानी कि उसका एरिया हम लिख सकते हैं 15 स्क्वायर मीटर। इसको मीटर स्क्वायर नहीं बोलते, इसको स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता था कि यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है। उसको जस्ट केवल यूनिट ही यूज़ किया गया, तो इसलिए जब बात उसके एरिया की होगी तो वहाँ पर हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम स्क्वायर यूनिट्स को यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो उसका एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कि इस बार उसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया है 3 यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और उसकी ब्रेड्थ को भी इंक्रीज ही किया गया है 2 यूनिट्स। तो इस बार लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को इंक्रीज किया गया, तो यानी कि ये ऑब्वियस है कि उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज ही होगा। तो इस बार उसके एरिया पर क्या इफेक्ट है कि उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें उस रेक्टेंगल के डायमेंशंस को, यानी कि उसके लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि उसकी लेंथ है x और उसकी ब्रेड्थ है y। सो द एरिया इज एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये आ जाएगा एक्स वाई, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि उसका एरिया है एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। So first condition, according to the question, if length is reduced by 5 यूनिट, तो हमने लेंथ को लेट किया था x, अब लेंथ को अगर 5 यूनिट रिड्यूस करना है तो हम उसको लिखेंगे x माइनस 5। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ब्रेड्थ को इंक्रीज किया गया है तो हम उसको लिखेंगे y प्लस 3। और ऐसा करने से जो एरिया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं कि उसका एरिया रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई माइनस 9। यानी कि अगर लेंथ को 5 कम किया जाए, ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज किया जाए, तो ऐसा करने से उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू वाई प्लस 3, फिर हम y के साथ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। अब x इंटू वाई इज एक्स वाई एंड x इंटू 3 इज 3x। देन माइनस 5 इंटू वाई इज माइनस 5y एंड माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15, और इसको एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद वेरिएबल की टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके लिए सबसे पहले हमने इस एक्स वाई को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड से इस एक्स वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो गया। फिर हमने 3x एंड माइनस 5y को एज इट इज़ लिख दिया है, और उसके बाद जो माइनस 15 है उसको हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में माइनस 9 के पास, और वहाँ पर जाकर वो प्लस में हो गया। तो अब एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 माइनस 9 इज 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आई है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसमें दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, इस बार हमने x में 3 को ऐड किया, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, तो y में हमने 2 को ऐड किया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमने उसके एरिया यानी कि एक्स वाई में 67 को ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू वाई प्लस 2, उसके बाद हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू वाई प्लस 2। अब x इंटू वाई इज एक्स वाई एंड x इंटू 2 इज 2x। देन 3 इंटू वाई इज 3y एंड 3 इंटू 2 इज 6, और इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हम जो वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके लिए सबसे पहले इस एक्स वाई को एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर इस एक्स वाई को हम लेकर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में। देन 2x प्लस 3y को एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है, और इस 6 को हम लेकर गए राइट हैंड साइड में, और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो गया। तो अब एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट,
2x प्लस 3y ये एज इट इज़, एंड 67 माइनस 6 इज 61। तो अब हमने दोनों इक्वेशन को बना लिया है। अब हम इनको किसी भी मेथड का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहो तो कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो पहले हमने दोनों इक्वेशन को लिखा, उसके बाद x, y एंड -1, उसके बाद 2 3 1 2, यानी कि पहले सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स -5 एंड 3, फिर फर्स्ट, उसके बाद थर्ड टर्म यानी कि 6 एंड 61, फिर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स यानी कि 3 एंड 2, देन सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स अगेन -5 एंड 3। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम x के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं -5 इंटू 61, देन नेगेटिव साइन, उसके बाद 3 इंटू 6, y के डिनोमिनेटर में 6 इंटू 2, देन अगेन नेगेटिव साइन एंड 61 इंटू 3, एंड -1 के डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3, नेगेटिव साइन एंड 2 इंटू -5। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -5 इंटू 61 इज -305, नेगेटिव साइन ये एज इट इज़, एंड 3 इंटू 6 इज 18, 6 इंटू 2 इज 12, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, एंड 61 इंटू 3 इज़ 183, देन 3 3 जा 9। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 10 आ जाएगा। अब -305 -18 दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं तो इनको सोल्व करके हम लिख देंगे -323, 12 -183, यहाँ पर छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, सो -171। आफ्टर दैट 9 प्लस 10 दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो 19। अब हम पहले इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और हमारे पास फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब -323 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और 19 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 17 पर। इसी तरह से यहाँ पर -171 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, और 19 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू है 17 और y की वैल्यू है 9। सो वी कैन से hence length of the rectangle is 17 units and breadth of the rectangle is 9 unit। तो ये थी एक्सरसाइज 3.5। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.6 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।